एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जल और जंगल के सभी प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको नज़र में आया तो क्वेश्चन बता देता हूँ। कहता है जल दिवस कब मनाया जाता है, तो कहिएगा 22 मार्च को। ओके, चलिए तो अब हम लोग फटाफट से सारे क्वेश्चन को जानते हैं। एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम आप लोग को अच्छे तरीक़ा से समझाते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग क्लास 7 में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर जितने भी हमने सीखा का पॉइंट रहता है तो आप लोग याद कर लिया कीजिए, उसको बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग का यहाँ से अभ्यास शुरू होता है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा सत्य है, इसी को आप लोग को बताना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को समझते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, आप लोग का कहता है वर्षा जल का चरम स्रोत है, ये कथन सत्य है। नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है, ये कथन असत्य है। आगे है जल की कमी की समस्या को सामना करने वाला केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं, तो ये बात गलत है। ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र नहीं बल्कि शहरी क्षेत्र को भी करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिएगा कहता है निम्नलिखित मतलब रिक्त स्थान जो है उसको भरना है। कहता है भौम जल प्राप्त करने के लिए देश तथा देश, यहाँ पर तथा, ठीक है, देश तथा देश का उपयोग करते हैं। तो भौम जल प्राप्त करने के लिए हम लोग नलकूप तथा कुआं का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर दिया गया है ना, भर लेना है। जल की 3 अवस्थाएं हैं, क्या क्या है, तो बर्फ, जल, वायु, या फिर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ठोस, द्रव एंड गैस। ठीक है, आगे है भूमि की जल धारण करने वाली परत भौम जल स्तर कहलाती है। यहाँ पर क्या भरना है आप लोग को, भौम जल स्तर। क्या भरना है, भौम जल स्तर। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न कहता है प्रश्न नंबर 3, समझाइए कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो आप लोग मेरे भाई कहोगे कि जल वर्षा होती है तो वर्षा का पानी पृथ्वी पर गिरती है। जल पृथ्वी पर बने गड्ढों, तालाबों, नदियों में जमा होता है और धीरे धीरे रिसकर पृथ्वी के नीचे गड्ढों में जमा होता है। भूमि के अंतर जल के रिसाव को अंतःसंयंदन कहते हैं। अंतःसंयंदन की क्रिया धीरे धीरे होती है। खेतों का पानी का रिसाव भी जमीन के अंदर होता है। इस प्रकार की प्रक्रिया के कारण भौम जल की पुनः पूर्ति होती है। भौम जल, आगे है क्वेश्चन नंबर 4, भौम जल स्तर के नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाए। तो उत्तर लिखेंगे ये बात सच है कि आज के दिनों में भौम जल स्तर नीचे गिर गया है और गिरता चला जा रहा है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो वनों की कटाई होना। वनों की कटाई होने से वर्षा कम होती है और भौम जल की पुनःपूर्ति नहीं हो पाती है। दूसरा कारण है औद्योगिकरण, जिसके कारण कल कारखानों में भूमि का उपयोग अधिक होना है। ठीक है ना, साथ ही वायुमंडल में प्रदूषित सड़कों का निर्माण अधिकारिक होना। ठीक है ना, मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है ना, तो जिसके कारण क्या होता है, जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर रुक जाता है। यहाँ पर जो सिंचाई होती है उसके लिए भी भौम जल का प्रयोग होना। ठीक है ना, जल की बर्बादी, जिससे ज़्यादा जलवाष्प बन जाते हैं। तालाबों को खेत में बदलना, जिसके कारण पानी का जमाव ना हो पाता। ये सब कारण के कारण भौम जल स्तर जो होता है वो नीचे गिरता है। ओके, आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 5 कहता है कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने एवं रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। उत्तर लिखेंगे बगीचे लगाने के लिए जल का कम उपयोग तथा तभी संभव है जब पाइप द्वारा पेड़ की जड़ों में पानी दे, ताकि पानी बर्बाद ना हो। पेड़ के चारों ओर मिट्टी का बांध बना दे ताकि पानी जड़ प्राप्त हो और जल का रिसाव पृथ्वी के अंदर हो, पानी धीरे धीरे बहकर बर्बाद ना हो। ओके, आगे ऐसे 7 उत्पादों के नाम बताए जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं। तो लिखेंगे इमारती लकड़ी, फल, ऑक्सीजन, गोंद, लौह, ठीक है ना, शहद, भीम, भौम जल। ठीक है, यहाँ पर भौम जल विभिन्न प्रकार के जंतु के लिए है ना। चलिए आगे देखेंगे, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, इसको समझाना। तो भाई आप लोग समझते ही हैं। ठीक है ना, कहता है वनों में घास जो छोटे छोटे जीवों का भोजन होता है। घोड़े, जेबरा, हाथी आदि जानवर के लिए वनस्पति भोजन है। सूखी पत्तियां सरकार मस बन जाने के कारण वो भी है ना उपयोगी होती है। मृत जीव जंतु अब घटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब पौधा का हर एक चीज़, एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो क्या है बर्बाद है। ठीक है ना, आप लोग देखिएगा अगर कोई भी टहनी सूख गई है तो वो भी आगे बहुत दिनों के बाद वो भी कोयला में बदल जाती है। ठीक है, और लकड़ी का तो हमें उपयोग ही है, पौधा से हमें ऑक्सीजन मिलता है उसका भी उपयोग है। ठीक है ना, पत्ता होता है उसका भी उपयोग होता है ना। आगे देखिएगा प्रश्न 8 कहता है अपघटक किसे कहते हैं, ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायक है। उत्तर लिखेंगे
छोटे छोटे जीव जिन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, जिन्हें माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं, ये जीव सूक्ष्म जीव कहलाते हैं, और जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। समझ में आया? ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसे हम खुली आंखों में नहीं देख सकते हैं उसको अपघटक बोलते हैं। ये मृत जीव जंतुओं को अपघटित कर ह्यूमस में परिवर्तित कर देती है। ये पौधे के पोषण में सहायक होती है। नए नए पादपों का जन्म होता है जो शाकाहारी जंतुओं के लिए भोजन होता है। मांसाहारी जीव को लाभ होता है तथा जीवों की वृद्धि में सहायक होता है। ओके, आगे है 9 नंबर, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में वन को योगदान को आप लोग को समझाना है तो लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं अपना भोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं जो वातावरण में चला जाता है, और फिर जीव जंतु श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है। ये क्रिया लगातार चलती रहती है और वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को संतुलित रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कीट मधुमक्खियों और पक्षी पुष्पी पादपों की डैश की सहायता करते हैं, तो वृद्धि है ना, यहाँ पर आप लोग को वृद्धि भरना है, उसके बाद जल और वायु भरना है, तीसरा पौधा भरना है, चौथा ह्यूमस भरना है। ठीक है, इस प्रकार आप लोग भर लेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि सर हमको ये वीडियो अच्छा लगा, और भी अगर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो किस क्लास के किस टॉपिक पर चाहिए ये बात हमको जरूर बताइएगा हमको कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।